चले बेटा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आज हम स्टार्ट करेंगे। ये 7 नंबर का चैप्टर है, टॉपिक है 12th के पार्ट 2 में से। ठीक है ना। तो 2 टॉपिक्स हमारे बचे हैं अभी, 7th और 8th। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हल्का सा प्रोबेबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने 10 तक भी जितनी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है उतनी सफिशिएंट है इसके अंदर के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए बोर्ड लेवल पर। और अगर थोड़े से अच्छे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं तो आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी अच्छे से पता होना चाहिए 11th वाला, है ना। तो ठीक है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन बेसिक प्रोबेबिलिटी का तो आइडिया होना ही चाहिए हमें अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो। ठीक है। तो अभी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये जो टॉपिक है, तो ये बेसिकली ज़्यादा मार्क्स के लिए होता नहीं है बोर्ड के अंदर। मतलब आपको 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज़्यादा 3 या 4 मार्क्स के लिए टॉपिक होगा ये। ठीक है, कंपलसरी में। विथ ऑप्शन तो और बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो और सीईटी में भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो आउटलाइन देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, 2 एक्सरसाइज वाला टॉपिक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग रैंडम वेरिएबल को समझ जाते हो तो उसी के ऊपर डिपेंडेंट ये पूरा टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है रैंडम वेरिएबल का। अगर आप लोग समझ जाते हो रैंडम वेरिएबल क्या है, तो फिर आप लोग 2 तरीके के रैंडम वेरिएबल के साथ में डील करने वाले हो। एक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को शॉर्ट में आर भी लिखा जाता है। और दूसरा टाइप है इसका, दैट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि रैंडम वेरिएबल किसको कहा जाता है, फिर आप लोग समझेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है। फिर जैसे आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल समझ जाते हो तो आप लोगों को फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखना है रिलेटेड टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। फिर आप लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू कंटिन्यूअस। फिर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ना है और इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ना है। ठीक है। फिर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी आएगा। ठीक है। तो बस यहाँ पर टॉपिक खत्म हो जाता है। तो इस चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसके अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस वगैरह वगैरह चीज़ें आएंगी। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट आपका पहला एक्सरसाइज है और इसके ऊपर डिपेंडेंट आपका दूसरा एक्सरसाइज है। तो अगर आप लोग रैंडम वेरिएबल का मतलब नहीं समझ पाते हो तो फिर भूल जाओ इस टॉपिक को। मतलब रैंडम वेरिएबल का मतलब अगर समझ में आ गया तो फिर इस टॉपिक में कोई भी दम नहीं। लेकिन बहुत बार होता क्या है ना कि बच्चे एग्जाम्पल तो सॉल्व कर पाते हैं। कैसे? मतलब उनको बता दिया जाता है कि ऐसा दिया है तो ऐसा करो, लेकिन उनको पता नहीं होता रैंडम वेरिएबल किसको कहा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप ये टॉपिक पढ़ लेते हो और कोई आपको क्वेश्चन करता है कि बताइए बेटा आप रैंडम वेरिएबल के बारे में क्या जानते हो, तो बहुत बार ये चीज़ बता नहीं पाते हैं। तो इस बात को समझ लेना है हमें अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या दिया है। तो बेटा रैंडम वेरिएबल नाम सुनने के बाद में ऐसा फील आता है कि जैसे किसी वेरिएबल की बात हो रही है। सही है ना। नाम ही दिया है रैंडम वेरिएबल, लेकिन ये एक फंक्शन है। इसको समझिए, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है? रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन जिसका डोमेन होता है सैंपल स्पेस, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। और इसका रेंज या फिर कोडोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर। सो एक्स is a random variable whose domain is a sample space of random experiment and range और codomain is a real number। ठीक है। so S is a sample space। अब आपको लोगों को sample space के बारे में पता है and R is a real number। तो sample space किसका? sample space of a random experiment। random experiment ये नाम सुना है ना आपने probability टॉपिक के अंदर। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, सैंपल स्पेस किसको कहते हैं, इवेंट किसको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 10th में प्रोबेबिलिटी में पढ़ी है ना। तो बेटा ये है रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या दिया है कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है और ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन सैंपल स्पेस होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का
और रेंज या कोडोमेन होता है रियल नंबर। अब ये तो डेफिनेशन हो गया, लेकिन मुझे पता है कि 99% बच्चों को डेफिनेशन से चीज़ें समझ में नहीं आती है। मैंने आप लोगों को रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन बिल्कुल जैसा दिया है वैसा प्रिसाइज बताया है, लेकिन इससे आइडिया क्लियर नहीं होती कि कहना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो ये समझ में नहीं आता। कब तक समझ में आता, जब तक आप एग्जाम्पल ना लो। ठीक है, तो मैं अभी एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि रैंडम वेरिएबल है क्या बेसिकली, है ना। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बता दूंगा आपको डेफिनेशन का मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, देखिए बेटा, हम लोग एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो रैंडम एक्सपेरिमेंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप सैंपल स्पेस तक पहुंचेंगे कैसे विदाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हमें एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो कि वेरी वेल नोन है, 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करना, या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस करना, दोनों का मतलब एक ही होता है। वी आर टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और अगर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो इसका सैंपल स्पेस क्या होता है, आप लोग भली बात ही जानते हो। सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। तो क्या आता है बेटा इसका सैंपल स्पेस, एच एच, या तो दोनों भी हेड्स आएंगे, या फिर एच टी टी एच, या फिर टी टी आएगा। सो दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। अब हमें रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करना है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल को इस तरीके से डिफाइन किया जाए ताकि सैंपल स्पेस का हर एलिमेंट, हर सैंपल पॉइंट शुड रिलेट टू सम रियल नंबर, क्योंकि यही तो फंक्शन का मतलब होता है कि आपके पास ये एक सेट दिया है, ये दूसरा सेट है, और इन दोनों सेट के भी आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू सम रूल, और आपका रैंडम वेरिएबल वही रूल होता है। आपका रैंडम वेरिएबल किसी ना किसी तरीके से आपको डिफाइन करना होता है। तो चलिए हम लोग इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, दैट रैंडम वेरिएबल इज ऑकरेंस ऑफ हेड, इज ऑकरेंस ऑफ हेड। अब कैसे डिफाइन किया आपने रैंडम वेरिएबल को, आप कुछ भी रैंडम, जैसे आप इवेंट डिफाइन करते हो ना, प्रोबेबिलिटी इवेंट की फाइंड आउट की जाती है ना, जब आप कॉइन को टॉस करते हो तब आप इवेंट, आपको आपको फाइंड आउट करना आता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ये क्या होते हैं, ये इवेंट्स होते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार से रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया जाता है किसी भी एक इवेंट के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग क्या इवेंट कर रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल इज ऑकरेंस ऑफ हेड, मतलब आप जब 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो साइमल्टेनियसली, तब हेड ऑकर हो जाए, ये हमारा रैंडम वेरिएबल है। प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा मैं अभी, हमने सिर्फ रैंडम वेरिएबल उस चीज को बोला है कि भैया जब आप 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो तो हेड कितने बार मिल सकता है, मतलब हेड मिलना, हेड मिलेगा, इसके क्या चांसेस है। ठीक है, इसको चांसेस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जब आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो हेड आएगा, तो आएगा भी नहीं आएगा भी, कितने बार आएगा कितने बार नहीं आएगा, ये सारी चीजें रैंडम वेरिएबल हमने इसको डिफाइन किया, मतलब ऑकरेंस ऑफ हेड, हेड का आना, उसको हम लोग रैंडम वेरिएबल डिफाइन करें। अब जैसे हम लोगों ने ये, इसको मान लेते एक्स, ये रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया, तो बेटा आपका रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज लेगा। सो रैंडम वेरिएबल विल टेक, एक्स विल टेक वैल्यूज, अगर आपने रैंडम वेरिएबल को इस तरीके से डिफाइन किया है तो एक्स विल टेक वैल्यूज 0 1 2। कैसे 0 1 2, तो देखो 2 कॉइन टॉस कर रहे हो तो मतलब हेड ना भी आए दोनों कॉइन के ऊपर, टेल टेल ही आ जाए, तो हेड आने, 0 भी हेड आ सकते हैं, या फिर 1 हेड आ जाए, या फिर 2 हेड आ जाए। इसके अलावा कुछ रैंडम वेरिएबल वैल्यू लेगा क्या, आपका रैंडम वेरिएबल क्या है कि 2 कॉइन टॉस करने के बाद में हेड मिलने वाला है। ठीक है, हेड मिलने की पॉसिबिलिटी, सो वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए कि इसके अंदर फंक्शन कैसे बन रहा है। तो देखिए रैंडम वेरिएबल जो होता है वो कैसे डिफाइन होता है, x इज अ फंक्शन, x इज आपका रैंडम वेरिएबल, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम s टू सेट ऑफ रियल नंबर r। अब बेटा सैंपल स्पेस है आपका पहला सेट जिसको आप डोमेन बोल रहे हो, और उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन है, एच एच है, एच टी है, टी एच है एंड टी टी है। ठीक है, और दूसरे इसके अंदर आपने रियल नंबर ले रखे हैं, तो ये आपका ऐसे ही
तो यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो वो ये वाला रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल कौन सा है? इस रूल के तहत, इस नियम के तहत ये दो सेट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसके अंदर रियल नंबर्स है, अब मैं उनमें से सिर्फ 3 ही रियल नंबर ले रहा हूँ, इसके अंदर इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। ठीक है, तो हो क्या रहा है बेटा, इस रैंडम वेरिएबल के तहत अब आपका रैंडम वेरिएबल क्या कहता है कि जब आप दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हो तो हेड आने की पॉसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। तो बेटा हेड 0 बार आएगा, तो मतलब हेड आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, दोनों कॉइन पर टॉस टॉस आ रहा है, सॉरी टेल टेल आ रहा है, मतलब ये वाला सैंपल पॉइंट्स रिलेटेड है इससे। समझ रहे हो बात को? फिर अगर आपको मान लीजिए एक ही हेड मिल रहा है तो ये सैंपल पॉइंट रिलेटेड है इस वाले नंबर से, ये सैंपल पॉइंट रिलेटेड है इस वाले नंबर से। क्यों? क्योंकि एक बार हेड आने वाला सैंपल पॉइंट ये है, ये है, तो ये दोनों रिलेट हो गए 1 से अंडर दिस रैंडम वेरिएबल। इस रैंडम वेरिएबल के तहत ये दोनों रिलेटेड है 1 नंबर से। इस रैंडम वेरिएबल के अंडर ये सैंपल पॉइंट रिलेटेड है 0 से, और इस रैंडम वेरिएबल के तहत एच रिलेटेड है 2 से। समझ में आई बात? तो इसको आप जैसे पता है आपको फंक्शन को बहुत अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये एक तरीका है। तो इसी प्रकार से आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, h, h 2, ठीक है, फिर h t 1 t h 1 एंड t t 0। तो ये आपका फंक्शन है। समझ रहे हो बात को? तो बेटा रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है एंड रेंज का सेट पूरा रियल नंबर ले रखा है, लेकिन कोडोमेन पूरा रियल नंबर है, उसके अंदर के कुछ नंबर्स रेंज में आएंगे, मतलब जो जो रिलेटेड रहेंगे सैंपल पॉइंट से, इधर वाले सैंपल पॉइंट से जो जो नंबर से रिलेटेड रहेंगे वो रेंज के सेट में आ जाएंगे। ठीक है ना? तो बेसिकली अब मैं ऐसा मान सकता हूं कि आप लोगों को रैंडम वेरिएबल समझ में आया है। तो सबसे पहले बुनियादी बात ध्यान में रखेंगे कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका डोमेन किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस होगा और जिसका कोडोमेन हमेशा रियल नंबर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अभी फिर इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था ये वाला। अब यहां पर रैंडम वेरिएबल किस प्रकार से डिफाइन किया गया है उससे तय होता है कि आपके सैंपल पॉइंट्स कौन कौन से रियल नंबर से रिलेट हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस रैंडम वेरिएबल हमें ये रिलेशन मिला है, तो जो बेसिकली फंक्शन है। ठीक है, अब बेटा बात आती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, फिर आएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड फिर आएगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये सारे इसी एग्जांपल के तहत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लेकिन इसके पहले हमें टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल डिस्कस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं अभी जैसे हम लोगों ने ये रैंडम वेरिएबल डिस्कस किया है, तो अभी मैं क्या करूंगा, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल आपको बताना चाहता हूं। सो टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल के अंदर दो टाइप आते हैं। ठीक है, एक आता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा आता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इसके दो टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब आप लोग रैंडम वेरिएबल को r.v भी लिख सकते हो स्मॉल में, और दूसरा टाइप है इसका कंटिन्यूअस r.v। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को शॉर्ट में लिखा जाता है डिस्क्रीट के लिए d रैंडम वेरिएबल, और कंटिन्यूअस के लिए लिखा जाता है CRV कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब क्या फर्क है दोनों के अंदर? देखिए, फर्क है दोनों के कोडोमेन के सेट में, या फिर कह सकते हो रेंज के अंदर। ठीक है, कैसा? रेंज के अंदर ही बोलिए। अब आपको तो पता है कि रैंडम वेरिएबल आपका एक फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर सैंपल स्पेस जो है दैट इज अ डोमेन, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। दोनों भी आपका जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसमें भी आपका डोमेन एक सैंपल स्पेस ही रहेगा, और जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसके अंदर भी आपका डोमेन सैंपल स्पेस ही रहेगा। लेकिन जब मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहता हूं तब उस मतलब ऐसे रैंडम वेरिएबल कि जिसका रेंज सिर्फ इंटीजर आता है। ठीक है ना? तो इसको मतलब मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, इंटीजर आता है तो उसे कहा जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। पहला वाला मतलब रेंज, जैसे अभी ये वाला जो एग्जांपल हमने देखा है, सो दिस इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्यों? क्योंकि आपके रेंज के सेट में आपको 0 1 2 मिल रहा है।
ठीक है। और फिर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल किसको कहा जाएगा कि जिसके अंदर आपको इंटीजर नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, तो जो भी मिलेगा वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होगा। देखिए अब मैं इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन आपको बताता हूं। ये तो मैंने आप लोगों को समझने के लिए कहा कि रेंज का सेट अगर इंटीजर आ रहा है तो बेटा उसको हम लोग डिस्क्रीट बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब आइसोलेटेड नंबर्स होंगे और जिनको हम लोग अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो वो सेट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है। देखिए मैं आपको चीज बताता हूं एक, दो वर्ड्स होते हैं। जब हम किसी चीज को इनफाइनाइट बोलते हैं, जब हम किसी सेट को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, तो उसमें भी दो टाइप आते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो कोडोमेन है तो वो बेसिकली रियल नंबर है। इसका मतलब इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स है, लेकिन इसके अंदर दो तरीके के इनफाइनाइट नंबर्स भरे हुए हैं। एक इन्फिनिटी होता है जो काउंट किया जा सकता है, जिसको कहा जाता है काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट। और दूसरा होता है अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। तो अगर आप लोगों को समझना है तो आपका जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है उसका रेंज काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। सो दिस इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दिस इज व्हाट रेंज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एंड अनकाउंटेबल इनफाइनाइट जो होता है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का होता है। अब इन दोनों के बीच का फर्क समझिए। आप लोगों को सेट ऑफ नेचुरल नंबर पता है। नेचुरल नंबर का सेट क्या है, अगर आप उस सेट को लिखने जाएंगे तो आप नेचुरल नंबर के सेट को कैसे लिखेंगे, आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और फिर आपको कुछ समय बाद डॉट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि ये सिलसिला चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अब ये जो चलने वाला सिलसिला है ये तो चलता रहेगा, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर से इसके अंदर, लेकिन यहां के इनफाइनाइट नंबर्स काउंट किए जा सकते हैं। आप कहोगे इनफाइनाइट है फिर काउंट कैसे किए जा सकते हैं, वही तो सीन है ना कि आप नेचुरल नंबर्स को काउंट कर सकते हो। मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ये चीज आपको पता है, दीज कैन बी काउंटेड। तो आप कहोगे फिर काउंट कौन सा नहीं किया जा सकता। देखिए आप रैशनल नंबर का सेट लीजिए। अब अगर मैं रैशनल नंबर का सेट लिखता हूं तो मैं बेसिकली रैशनल नंबर का सेट लिस्टिंग मेथड के वे से लिख ही नहीं सकता। समझ रहे हो बात को, लिस्टिंग मेथड से मैं रैशनल नंबर को लिख ही नहीं सकता, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। रोस्टर मेथड या लिस्ट में बना ही नहीं सकता रैशनल नंबर की। रीजन क्या है, बिकॉज आई कैनॉट राइट नंबर्स बिटवीन 1 and 2, देयर आर इन्फिनिटली मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो ये होता है बेटा काउंट न करते आना, ठीक है ना। यहां आपको पता है कि 1 के बाद 2 ही आने वाला है, सो 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन काउंट दिस। दो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट बट इट कैन बी काउंटेड। लेकिन जब रैशनल नंबर की बात आएगी तो इसके बीच में होता क्या है, 1 और 2, 1 और 2 भी बहुत बड़ा नंबर लिया मैंने, मतलब दोनों के बीच आप 1 and 1.00001 ले लो, उसके बीच में भी आपको इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे। देन हाउ कैन वी काउंट। जब काउंट नहीं करना, अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, आप नहीं बता सकते कि एक नंबर के बाद में दूसरा नंबर कौन सा है, क्योंकि आप जो भी नंबर बोलेंगे फिर उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स बनेंगे। अगर आप दावा करते हो कि 1 के बाद में 1.000 मिलियन जीरोज आफ्टर दैट 1, लेकिन फिर भी उसके बाद इंस्टेड ऑफ दैट उन दोनों के बीच में फिर से इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, तो इसको कहा जाता है डेंसिटी प्रॉपर्टी। जो रियल नंबर की होती है ना, दैट लाइन इज डेंसली पैक्ड, बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है। वैसे नेचुरल नंबर डेंसली पैक्ड नहीं है, 1 के बाद 2 है, जंप है, तो सीधा आप काउंट कर सकते हो। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किसको कहा है कि ऐसा फंक्शन की जिसका जो रेंज है ना, तो वो रेंज आपको काउंट किया जा सकता है। दैट मीन्स वो, इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऐसे वेरिएबल को कहा जाता है, रैंडम वेरिएबल को, कि जिसका रेंज सीधा सीधा इंटीजर हो, मतलब कंप्लीट नंबर्स आएंगे। लेकिन जब मैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलता हूं तब आप इस तरीके से नहीं लिख सकते उसको, ठीक है ना। तो वहां पर वो सिलसिला आएगा कि वहां पर आप नंबर्स को काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, दिस इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। लेकिन जब हम बोलते हैं कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का अगर हमें एग्जाम्पल लेना है, तो आप ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई फिजिशियन है, मतलब कोई डॉक्टर है जो किसी को बता रहा है कि आपको सिरप की मात्रा कितनी लेनी है।
अब ये जो मात्रा लेने वाला जो सीन है, अगर आप मेजर कर सको तो ये अनकाउंटेबली इन्फाइनाइट हो सकता है। मतलब आप इतना सा सिरप लेना है वहां से लेकर तो आप एक ढक्कन जो होता है, इनके बीच में इन्फाइनाइट, अनकाउंटेबल इन्फाइनाइट नंबर्स आएंगे। समझ रहे हो बात को? वैसे इस वाले एग्जांपल में नहीं था, यहाँ पर क्लियर था, जीरो मतलब ही या तो हेड मिलेगा नहीं, या फिर 1 हेड मिलेगा, या फिर 2 हेड मिलेगा। इसके अलावा कुछ था क्या? नहीं। आप 1 करोड़ कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करो, फिर भी आप क्लियरली बोल सकते हो। अगर 1 करोड़ टॉस कर रहे हो तो एक तो 0 मिलेगा हेड, 1 मिलेगा, ऐसे करते करते 1 करोड़ तक जा सकते हो। अगर आप बोल रहे हो कि कोई बंदा है जो जिसका वेट में चेंज कितना होने वाला है ना, तो ये आप लोगों को चेक करना है। तो वेट जो बेसिकली होता है, मतलब जो इस, देखो जैसे आप क्वांटिटीज होती है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जैसी, वेलोसिटी जैसी, तो इन सारी चीज़ों में ना अनकाउंटेबिलिटी है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे इन लोगों ने यहाँ पर हमें जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, हमारा इस टॉपिक का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसके अंदर पहला क्वेश्चन इन्होंने इसी के ऊपर बनाया है कि आइडेंटिफाई द रैंडम वेरिएबल एज ईदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन्होंने यहाँ पर जो एग्जांपल दिए हैं, दैट इज ए हाईवे सेफ्टी ग्रुप इज इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ अ कार एट ए चेक पॉइंट। तो स्पीड चेक कर रहे हैं जनाब। अब स्पीड ये ऐसी क्वांटिटी है कि इसको अगर आप मेजर करने जाएंगे तो आप अगर इनफ डेवलपमेंट आपके पास उतना नहीं है कि आप लोग उसको मेजर कर पाओ, आपके पास एक सर्टेन लिमिटेशन है मेजर करने की, कि इसके बाद आप मेजरमेंट नहीं ले जा सकते, इसके बाद वाला मेजरमेंट नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो उसके वजह से आप लिमिटेड नंबर पा सकते हो, लेकिन स्पीड अगर आप मेजर कर रहे हो तो उसको आप अनकाउंटेबली इन्फिनिट वे से देख सकते हो। इसलिए वो जो रैंडम वेरिएबल रहेगा वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल रहेगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर, वेट, स्पीड, इस तरीके की जो चीज़ें होती है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आती हैं। तो हम लोग जब एग्जांपल देखेंगे तब मैं इन चीज़ों के ऊपर और भी आपको बात करूंगा इसकी। तो ये था बेटा रैंडम वेरिएबल एंड टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब हम लोग बात करेंगे दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। तो यही एग्जांपल मैं लेता हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ऊपर वाली चीज़ों को हटा देता हूं जिसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो किसी भी रैंडम वेरिएबल के अंदर अब बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, 0, 1, 2। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, मतलब आपका रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज लेता है, वो हम लोगों ने देखा इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज अब आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए बेटा, सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस के अंदर आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, 4 नंबर है, देयरफॉर एन ऑफ एस कितना है आपका, 4 है, ठीक है। अब आपका रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, 0, 1, 2। अब इसका मतलब भी आपको पता है, रैंडम वेरिएबल 0 वैल्यू ले रहा है, मतलब क्या कि जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तब आपको एक भी हेड नहीं मिलेगा। तो एक भी हेड ना मिलने का चांस क्या है, यहां पर देखिए सिर्फ ये वाला है। मतलब जब ये ऑकरेंस बनेगा कि जब दोनों भी टेल्स आएंगे तब जाके आपको एक भी हेड नहीं मिलेगा। तो इस रैंडम वेरिएबल का अगर आपको प्रोबेबिलिटी लिखना है तो उसको नोटेशन कैसे लिखेंगे आप, पी ऑफ ब्रैकेट के अंदर एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर कह सकते हो प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। जब आपका रैंडम वेरिएबल 0 वैल्यू ले रहा होगा तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इन चारों में से क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 4 है, लेकिन 0 आने की सिर्फ और सिर्फ एक है, इसलिए 1/4 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जब आप 2 कॉइन टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, इसके अंदर 4 पॉसिबिलिटी है, या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। इसके अंदर 0 हेड आने की कितनी है, सिर्फ एक है, तो 4 में से सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी बनती है। तो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, इसको पढ़ेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो वो कितनी बन गई, 1/4, ठीक है। उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब आपका x रैंडम वेरिएबल वैल्यूज ले रहा है 1। देखो ये जो आपका रैंडम वेरिएबल ये जो वैल्यूज लेता है ना, इसको स्मॉल x से भी डिनोट किया जा सकता है ना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1, तो ये, हाँ, अब 1 हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास, ये एक है, ये दूसरी है, तो 2/4 दैट इज नथिंग बट व्हाट, 1/2, ठीक है। एंड
प्रोबेबिलिटी व्हेन योर x इज इक्वल टू 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आने की? सिर्फ एक ही है, 2 हेड आने की, तो 1/4। तो बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे कैसे? तो देखिए इसके लिए आप एक टेबल बना सकते हो इस प्रकार का, जिसके अंदर फर्स्ट रो के अंदर x इज इक्वल टू स्मॉल x, दैट इज आपके x कौन कौन से वैल्यूज ले रहा है उसको स्मॉल x का है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है। एंड सेकंड के अंदर p ऑफ x ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। सो जब 0 है तो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी है? 0 के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/4, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है, एंड 2 के लिए क्या है? 1/4 है। सो ये बन गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बात को समझिए कि ये जो आपने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया था, तो इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? जो आपने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है ये समझाया जा रहा है। उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी जो भी आप रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रहने वाली है। तो आप जो भी प्रोबेबिलिटी उसका प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका अगर आप एडिशन करेंगे तो वो अल्टीमेटली आपको 1 मिलेगा। आप इनका एडिशन करके देखिए आपको ये 1 मिलने वाला है, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। तो बेटा इस चीज़ को समझना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि आपका रैंडम वेरिएबल जो जो वैल्यूज ले रहा है उससे रिलेटेड आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ें हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने देखा रैंडम वेरिएबल, फिर टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, फिर हमने देखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे लिखा है तो इसके बाद में आता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। ध्यान में रखना जब भी डिस्क्रीट वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल रहेगा तब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, और जब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल रहेगा तब डेंसिटी फंक्शन है। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बाद में बताऊंगा जब पूरा पढ़ना हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा दूं। तो ये देखिए अभी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसको कहा है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कोई नई चीज नहीं है, बस यही है। मतलब पहले आप रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखते हो, फिर रैंडम वेरिएबल को कुछ ना कुछ डिफाइन किया हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप रेंज का सेट लिखते हो और फिर रेंज से रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज लिखते हो। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो बस इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो उसको कहेंगे आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वाला, ठीक है। तो ये इसको बस आपको करना क्या है, इसको बस डिफ फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। जैसे इस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है बस आपको ये बताना है। दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन योर x इज इक्वल टू स्मॉल x, और स्मॉल x क्या रहेगा वो आगे लिखेंगे हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, लेकिन कब? जब आप आपका x 0 वैल्यू ले रहा होगा। फिर प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है? 1/2, लेकिन कब? जब x का वैल्यू 1 रहेगा। और प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है? 1/4 जब आपके x का वैल्यू रहेगा 2, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इसी को डिस्ट्रीब्यूशन एक बार हाथ लग गया तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखा जा सकता है। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला जाता है ना, तो अब एक बात समझ में लेना है आपको कि ये जो आपका प्रोबेबिलिटी देखो आप किसी भी इस टाइप के फंक्शन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कब बोल सकते हो? पहली तो चीज कि किसी भी रैंडम वेरिएबल के वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट शुड लाइज बिटवीन 0 एंड 1, दैट इज पी ऑफ एक्स मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड 1। ये चीज आपको सबसे पहले फॉलो होनी चाहिए, तभी जाके आप मतलब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं कि कब आप पी ऑफ एक्स को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी रैंडम वेरिएबल के किसी भी रैंडम वेरिएबल मतलब आपका रैंडम वेरिएबल जो भी वैल्यूज ले रहा है सभी के लिए जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी दैट शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1, पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि आपके उस रैंडम वेरिएबल में जितने भी आपको नंबर्स मिले हैं, रेंज का सेट जितना भी है, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम जो है दैट शुड बी समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स आई वेयर आई रन्स फ्रॉम 1 to n, जो भी रहेगा, ठीक है। मतलब आपके जितने भी नंबर्स रहेंगे तो उन सबके प्रोबेबिलिटी का सम आना चाहिए 1। इस बात को समझते हो ना आप? इस सिंबल को आई की जगह 1 रखिए, देखिए इसका मतलब कि पहले रैंडम वेरिएबल का जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगा प्लस दूसरे रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी प्लस तीसरे, ऐसे आपके जितने भी रैंडम वेरिएबल्स है तो उनका सम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये आप डेफिनेशन ध्यान में रखना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको लिख के बताया, लेकिन बेसिकली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये होता है क्योंकि इसके ऊपर आपको डिपेंडेंट एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं,
ठीक है बेटा, सो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब बात करेंगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, ठीक है। अब इसी एग्जांपल से मैं आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताता हूं। देखिए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिनोट किया जाता है कैपिटल से। इसको हटा दो, इसका काम हो चुका है, हाँ हो चुका है इसका काम। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेशन का मतलब आपको पता है कि पीछे वाली चीजें ऐड करते रहना। जैसे आप लोगों की टेस्ट होती है हर मंडे को, तो टेस्ट का आपका सीन कैसा है, कैसे टेस्ट लिया जाता है, क्यूमुलेटिव टेस्ट होती है। मतलब जब आपने प्रयास में एडमिशन लिया था तो शुरुआत के 15-20 दिन टेस्ट नहीं हुआ, फिर आपका जैसे फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया तो पहला टेस्ट हुआ, फिर जब आपका सेकंड टॉपिक खत्म हुआ तो सिर्फ सेकंड टॉपिक के ऊपर टेस्ट नहीं हुआ, तो फर्स्ट प्लस सेकंड के ऊपर टेस्ट हुआ। फिर आपका थर्ड टॉपिक खत्म हो जाने के बाद फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तीनों ऐड होके उसके ऊपर टेस्ट बना। तो ऐसे करते करते जब आप टेस्ट दे रहे हो अभी, तो पिछले 15-20 टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट आपको टेस्ट देना होता है। तो इस टाइप के टेस्ट फॉर्मेट को कहा जाता है क्यूमुलेटिव टाइप ऑफ टेस्ट, ठीक है ना। एक होता है इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर टेस्ट लेना, लेकिन हम लोग टेस्ट कैसे लेते हैं, क्यूमुलेटिव टाइप लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का सभी टॉपिक्स का रिवीजन शुरुआत से होता रहे, है ना, और आप लोगों को एकदम से 30-35 टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे रिवाइज करना। तो ये तो तरीका है हर क्लास वालों का, लेकिन यहाँ पर हमें समझना क्या है कि इसको क्यूमुलेटिव कहा जाता है। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर इसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो C.D.F या फिर D.F, तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, कुछ भी कहो यार, क्या फर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ में आएगी बात, खत्म। तो देखिए आपके पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना आपको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क होता है। सबसे पहले तो नोटेशन देखिए, इधर नोटेशन में P होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, और इधर कैपिटल F होता है। और डिफाइन कैसे किया जाता है, कैपिटल F ऑफ X, कैपिटल F ऑफ X मतलब हाँ, इज इक्वल टू X, स्मॉल x जो भी वैल्यू लेंगे आप, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल x लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x। ऐसे लिखेंगे ना इसको, पता नहीं इन लोगों ने कैसे डिनोट किया है, एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ हाँ सॉरी, f ऑफ स्मॉल x, ठीक है, f ऑफ स्मॉल x इज इक्वल टू P ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। तो चलिए मैं आपको सिंपल ये जो डेफिनेशन है ये ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं। जैसे मान लीजिए कैपिटल F ऑफ X क्या है, सबसे पहले नोटेशन समझिए। जब भी कैपिटल F ऑफ X मतलब आपका रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, आपका रैंडम वेरिएबल इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 0 1 2 ले रहा है, मतलब इस स्मॉल x की जगह 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। तो सिंपली ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है कि जब आप कैपिटल F ऑफ सम नंबर ढूंढते हो, जो भी आपका रैंडम वेरिएबल का नंबर है, तब आपको करना क्या है, तो वो जो नंबर लिखा हुआ है यहां पर, इससे छोटे और इसके बराबरी के जितने भी नंबर है उनकी प्रोबेबिलिटी का एडिशन लिखना है। जैसे मान लीजिए आप अगर f ऑफ 0 कैलकुलेट कर रहे हो, तो f ऑफ 0 का मतलब क्या रहेगा, p ऑफ, अब ये क्या नंबर है, यहां पर जो नंबर है वो यहां पर है, मतलब 0 से कितने छोटे आपके पास x और मौजूद है, 0 से कितने छोटे x मौजूद है, तो कोई भी नहीं, ये अकेला है। तो इसका मतलब f ऑफ 0 क्या बन जाएगा, जो भी p ऑफ 0 है वही f ऑफ 0 भी बनेगा। लेकिन जब बात करेंगे आप f ऑफ 1 की, तो इसका मतलब है कि p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, तो कितने ऐसे और x है जो 1 से लेस है, तो उन सबकी प्रोबेबिलिटी की एडिशन, ये इसका मतलब होता है। दैट इज 1 से छोटा कौन है आपके पास, 0 मौजूद है, प्लस 1 तो लेना ही है क्योंकि इक्वल टू है। तो p ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, 1/4, प्लस ये वैल्यू कितना है, 1/2 है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3/4, ठीक है। अब अगर आपको कैपिटल F ऑफ 2 निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, P ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू, क्या करना है, P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2। मतलब यहां पर जो भी नंबर लिखा जा रहा है, रैंडम वेरिएबल जो भी नंबर लेता है, जैसे यहां पर 2 है,
तो 2 से छोटे यहां पर उस पर्टिकुलर एग्जांपल में कितने अवेलेबल है, तो शुरुआत से लेकर तो 2 तक सभी का एडिशन, प्रोबेबिलिटी का एडिशन, वो है एफ ऑफ 2 का वैल्यू, कैपिटल एफ ऑफ 2 का। ठीक है, सो दिस इज व्हाट 1/4 प्लस 1/2 एंड प्लस 1/4 एंड दैट इज नथिंग बट 1। तो हमेशा याद रखना कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जब टेबल लिखते हो तब आखिरी जो कॉलम होता है, जैसे यहां पर आखिरी जो नंबर है रैंडम वेरिएबल का, उसके अंदर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर जो आएगा वो आएगा 1। ठीक है ना, तो लास्ट वाला जो आता है वो आता है 1। ठीक है, इसका भी आप टेबल बना सकते हो, जैसे कुछ एग्जांपल के अंदर पूछते हैं आपको कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी लिखिए करके, पूछा है किसी एग्जांपल के अंदर, अभी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मिसलेनियस के अंदर कोई एग्जांपल है शायद जिसके अंदर ये चीज़ पूछी गई है। ठीक है, कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया ना, वैसे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का भी टेबल बनाया जाता है। तो क्या करना होता है वहाँ पर, यही है सीन, मतलब ऐसे ही लिखना है बस। x इज इक्वल टू एक्स रहेगा और नीचे क्या रहेगा, दैट इज अब ये डिफाइन करने के ऊपर है, अभी इन लोगों ने जो नोटेशन यूज किया है ना, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि जो भी आपका है तो इसका इससे रिलेटेड एफ ऑफ x1, फिर x2 एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ x2। ठीक है ना, तो अगर ये आपका एफ ऑफ x है तो यहाँ पर कैपिटल एफ ऑफ x आएगा, तो ये आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल बन जाएगा। तो लास्ट जो आएगा आपका, जैसे यहाँ पर x3 है, तो लास्ट क्या बनेगा आपका 1 आने वाला है लास्ट में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सबका एडिशन आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये था क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप करेंगे तो वो आपका स्टेप फंक्शन आता है। ठीक है ना, स्टेप वाला फंक्शन पता है ना आपको, स्टेप फंक्शन आगे आगे जाते रहता है ऐसा, ये स्टेप फंक्शन पता है ना। तो जो भी जब भी आप किसी भी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लिखेंगे, कभी भी लिखेंगे, तो उसको अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो स्टेप फंक्शन आएगा। तो अभी जो मैंने कहा वो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, ये मुझे भी पता है, लेकिन इस बात को सिर्फ ध्यान में रखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टेप फंक्शन होता है। कैसे होता है ये मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो उसका एग्जाम्पल आपके बुक के अंदर नहीं दिया है, तो मैं दूसरी तरफ से लूँगा। देखो पिछले साल में काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स थे बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के बुक के अंदर, उनमें से कई सारे एग्जाम्पल हटा दिए हैं, पता नहीं क्यों इतना सिंपल किया है, क्योंकि एग्जाम्पल अच्छे वाले बहुत सारे टॉपिक्स में से हटाए, ये मैंने देखा है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली उस एग्जाम्पल को मैं लूँगा, क्योंकि वो एक डायमेंशन हट जाता है, अगर मैं उसको नहीं लेता आप लोगों को उस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा फिर। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूँगा जब मैं एग्जाम्पल लूँगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर रुका देता हूँ, इसके अंदर हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखे हैं उससे रिलेटेड अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल लूँगा। फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड और भी कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू है, वेरिएंस है, ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे जी। और फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।